मैं ले ही लूंगी, इतना ऐड आता है ना यूट्यूब पे, अपनी ही वीडियो पे ऐड देखने पड़ते हैं। वैसे भी मुझे मतलब मैं इस पे लोगों के ताने सुन चुकी हूँ, अपने समकक्षी जो मेरे लोग हैं वो मजाक उड़ाते हैं। अभी देखो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिएगा बी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग 56% लोग। स्टेटमेंट है, 15 क्वेश्चन ही करेंगे आज हम। स्टेटमेंट है, असर्शन जिसको हम कह रहे हैं, फिर है रीजन आपके सामने, ठीक। अ टीचर डिस्कसेस विद हर क्लास 6th स्टूडेंट्स नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर हैविंग मीनिंगफुल क्लासरूम डिस्कशंस। यानी एक शिक्षिका अपनी छठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करती है, यानी डिस्कशन करती हैं जो कि मीनिंगफुल है, किसी मुद्दे पे बात करती हैं, कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पे डिस्कशन करती हैं जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है। तो ये जो है इससे बच्चे अच्छा सीखेंगे, ये बात ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ट्रू है, ये बात तो बिल्कुल अच्छी बात है अगर ऐसा करती हैं तो, ठीक। फिर है रीजन, इसका रीजन क्या दिया है, टीचर शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल इन द क्लास एंड डिक्टेट क्लासरूम रूल्स विदाउट कंसल्टिंग दी स्टूडेंट्स। के क्या करना चाहिए, पहली बात तो डिस्कशन किस बात पे हो रहा है कि क्या नॉर्म्स और रूल्स होने चाहिए क्लास में, वो बैठ करके डिस्कशन हो। जैसे पेरेंट्स भी घर पे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि बेटा इतने बजे आना है और इसका रीजन ये है, और आप अपना बता रहे हैं कि इसका रीजन ये है, तो एक नॉर्म्स या रूल्स जो है वो म्यूचुअली डिस्कस होकर के सेट हो रहे हैं। एक रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ पहला तरीका जो कि सही तरीका है कि डिस्कशन के थ्रू जो भी नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, तरीके हैं, तौर तरीके हैं रहने के, वो निर्धारित हुए। लेकिन रीजन क्या दिया इसका, इसका रीजन ये दिया कि टीचर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए क्लास को, और बच्चों को डिक्टेट करना चाहिए, हिटलर बन जाना चाहिए, बच्चों के ऊपर बैठ करके उनको जीने नहीं देना चाहिए, या फिर, और इसका रीजन क्या है, क्लासरूम रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द स्टूडेंट्स, अपने आप रूल्स सेट हो जाए चाहे बच्चे उसमें खुश हो ना हो, है ना। तो जब जिन रूल्स में आप खुश नहीं है उनको कहां से निभाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, ज्यादातर लोग। चलिए देख लेते हैं, बोथ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये बात बिल्कुल सही है कि ए जो है वो बिल्कुल सही है कि बच्चों के साथ, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की हम बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की, आज शाम में टॉपिक भी डिस्कस कर रहे थे, तो वहां बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव है, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव है किसी भी काम में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए सही है या दोनों सही हैं, वो सब यहां नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखिएगा। इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब सामाजिक रचनावादी, यानी समाज के साथ मिलकर के जहां रचना हो रही है, यानी बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे हो। किसकी याद आ रही है, वाइगॉस्की की याद आती है। जैसे आप समाज सुनते हैं, संस्कृति सुनते हैं और भाषा सुनते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, तो सीधा वाइगॉस्की को याद कर लिया कीजिए। देखिए एक बार आंसर दीजिएगा पोल में, फटाफट से आंसर कीजिएगा। 97% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं। लर्निंग इज डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, याद रखिएगा ये डी नहीं होगा, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होनी चाहिए, संदर्भ के अनुसार। अगर आप कोई बागवानी पे चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उस तरह के एग्जांपल, उस तरह की जगह आप उनको ले जा सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, संदर्भ होना चाहिए, है ना। अगर होली आ रही है तो होली के अनुसार, मतलब उस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। टीचर्स, अब कोई चैप्टर है जिसमें बात हुई है हिस्ट्री की, तो उस संदर्भ में फिर आप एग्जाम्पल देंगे, उस संदर्भ में आप बातें करेंगे, ठीक है। फिर आता है बी ऑप्शन, टीचर्स आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम, यानी जो शिक्षक हैं वो एक पूरी तरह से नियंत्रण रखें बच्चों पे। तो अभी हिटलरशाही नहीं चलेगी, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम नहीं चलेगा। ट्रेडिशनल क्लासरूम जो कि आपका पारंपरिक तरीका है कि चॉक एंड टॉक मेथड, यानी बोलो और सिर्फ लिखो, या फिर डंडे का इस्तेमाल करो, या टीचर के अनुसार सब कुछ तय हो, वो सब नहीं चलेगा। अभी बच्चे को केंद्र में रख के आपको एक्टिविटी करानी होती है। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट, डेमोक्रेटिक होना चाहिए क्लासरूम, कंट्रोल में या हिटलरशाही की बजाय, जो हम डिक्टेटरशिप की अगर बात करें उसकी जगह डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जैसे लोकतंत्र में होता है अगर हम बात करें, जहां सब किसी को, मतलब हर किसी को बोलने की आजादी है, राइट। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन है, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड द टीचर। यानी अब देखो, आपको हमेशा याद रखना है जिसमें बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव हैं और भले की बात हो रही है, यानी जो बच्चे हैं वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और टीचर के साथ इंटरेक्ट करके, वो अपनी समझ को विकसित करते हैं, वो अपने बेसिकली आइडियाज को डिस्कस करते हैं और चीजें होती हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे डी ऑप्शन पे, असेसमेंट इज समेटिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड। ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड यहाँ ठीक नहीं है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और एक बार को स्टैंडर्डाइज चल भी जाता, समेटिव मतलब जजमेंटल, सिर्फ नंबर देने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर आपके पास बचा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, पोल में जवाब दीजिएगा। एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट सही है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार।
बताएंगे आप फटाफट से कमेंट करके। पहला ऑप्शन है मोनोलिंगुअलिज्म। दुनिया की कोई पॉलिसी जो अच्छी है, बच्चे के हित में है, वो मोनोलिंगुअलिज्म नहीं, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देगी। मोनोलिंगुअलिज्म का मतलब क्या? मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो मोनो का मतलब है सिर्फ एक भाषा का प्रयोग। भाई अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, बहुभाषी होना चाहिए, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, अलग अलग तरीके से समझने वाले बच्चे होंगे, तो डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है। फिर आता है बी ऑप्शन, एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन रोट लर्निंग। रट्टे पे तो आप बिल्कुल भी नहीं जोर दे सकते। एम्फेसिस मतलब आप जोर देंगे कि बच्चा रटे और परीक्षा में पास हो जाए, तो ये तो बच्चे के लिए जहर के जैसा है। फिर आता है सी ऑप्शन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी डिस्करेज्ड फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनके लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे। भाई टेक्नोलॉजी तो आजकल सब जगह पे है, मैं और आप सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख रहे हैं, और टेक्नोलॉजी उनको हेल्प करता है। कई बार ब्रेल मेथड हुआ, या कोई किसी को हियरिंग इंपेयरमेंट है तो उसको आप कुछ विजुअल दिखा रहे हैं, कोई टच एंड फील मटीरियल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सिर्फ एकमात्र डी ऑप्शन सही है जो 91% लोग दे रहे हैं, वो है फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स टू चूज देयर लर्निंग ट्रैजेक्टरीज एंड प्रोग्राम्स। यानी बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, यानी थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपने लिए जो कार्यक्रम है या एक्टिविटीज हैं उनको चुन पाए, राइट? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है असर्शन, अगेन एक स्टेटमेंट दिया है और उसका रीजन है, तो आपको देखना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है वो सही है कथन, और अगर कथन सही है तो क्या कारण सही है उसका, ठीक, या दोनों सही है, ठीक है? तो देखते हैं। द न्यू लर्निंग शुड बी बेस्ड अपॉन प्रोसीडिंग फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड रिलेटेड टू व्हाट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो। यानी जो नया अधिगम, जो नया ज्ञान, जो नई चीज आप सिखा रहे हैं, वो पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, वो प्रीवियस नॉलेज से बेस्ड हो, और लाइफ से भी आप कनेक्ट कर दें उस इन्फॉर्मेशन को। और जो बच्चा पहले से जानता है उसमें ही अगर आप नया कनेक्ट कर देंगे तो ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो ये तो एनी डे ही बेटर तरीका होता है कि आप प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ दें बच्चे के नए ज्ञान को, ठीक है? अब आता है इसका रीजन, चिल्ड्रन लर्न इन अ स्पाइरल एंड नॉट अ लीनियर वे। ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे क्या है, स्पाइरल यानी चक्रीय ढंग से सीखते हैं, वर्तुलाकार ढंग से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन की तरह सीखेंगे कि 20% आज सीखा, 20 ही कल सीखेंगे, 20 ही परसों सीखेंगे। हो सकता है आज 5 सीखा, कल 15 सीख लें, हो सकता है वो 75 हो जाए परसों, ठीक है? तो ये स्पाइरल चलेगा, यानी दोनों ही बातें सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना? ऐसा नहीं है ना कि आर करेक्ट ना हो, आर भी करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसमें ये बात हमें ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखिएगा, चाहे बात डेवलपमेंट की हो, चाहे बात आपकी लर्निंग की हो, दोनों स्पाइरल होंगे, लीनियर नहीं हो सकते। लीनियर का मतलब होता है रेखीय, लीनियर बोले तो रेखीय, एक रेखा में चलने वाला, मतलब बिल्कुल सेम स्पीड से स्ट्रेट लाइन की तरह जो सीधी रेखा में चलेगा, उसको हम कह रहे हैं लीनियर। ये हो गया लीनियर। क्या डेवलपमेंट ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल सीधी रेखा में 2+2 हर दिन 4 हो जाए? हो सकता है किसी स्टेज में ज्यादा हो, किसी में कम हो, किसी में आगे जाए, किसी में पीछे जाए। इसी तरह से आपकी लर्निंग भी होती है जीवन में, ठीक है? तो अगर हम लर्निंग की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं स्पाइरल को वर्तुलाकार या चक्रीय कहेंगे, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा, चाहे बात डेवलपमेंट की हो, चाहे लर्निंग की हो, यानी विकास के बारे में हो, चाहे अधिगम के बारे में हो बात, ये कैसा होगा? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। दैट मीन्स आपने आज ये सीखा, इसके बेस पे आपने कुछ और ऐड किया, कल वो और बड़ा बन गया, मतलब आप प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते जा रहे हैं, एक स्टेज में आगे जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं, उस चीज को मजबूत कर रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट में भी यही होता है, विकास में भी, है ना? एक स्टेज में मान लो आपकी हाइट बढ़ गई, दूसरी स्टेज में आपकी जो बॉडी है, जितनी हाइट बढ़ी है उसमें ताकत आ रही है, एक तरह से आपका उछलना कूदना ये सब हो रहा है, ठीक है? प्रवीण कुमार कह रहे हैं एक लड़की ने धोखा दे दिया। हम तो यहाँ क्या कहें, मतलब पागल हैं, हमने यहाँ कुछ लिखवाया हुआ है कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, आपकी लड़की नहीं खत्म हो रही, कैसे चलेगा जीवन ऐसे, हैं? प्रवीण संडे को करेंगे बात, कोई बात नहीं, होती है ये सब चीजें, दुनिया में हो आप, दुनिया का हिस्सा हो, तो ये सब चीजें भी होंगी लाइफ में, तो इनको पार्ट एंड पार्सल की तरह लेके आगे बढ़िए, है ना? डेवलपमेंट की बात करें अगर, या फिर लर्निंग की बात करें, है ना? अधिगम हो चाहे विकास हो, दोनों ही क्या होंगे? स्पाइरल होंगे, वर्तुलाकार होंगे, ना कि लीनियर होंगे। और धोखा कोई किसी को नहीं देता, सबसे ज्यादा धोखा लोग खुद ही को देते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, ठीक? स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, चाहे वो लर्निंग हो चाहे वो डेवलपमेंट हो, वो सीधी रेखा नहीं हो सकती, ना लाइफ ही सीधी रेखा होती है, आगे पीछे होता रहता है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। इट कांट बी अ स्ट्रेट लाइन एट ऑल, ठीक है जी? बात बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात? कोई समस्या परेशानी दर्द कुछ तो नहीं है? मैं हरी मैम यहाँ यही सब चलता है, आप सारे चैट पढ़ेंगी तो एग्जैक्टली अंकिता, इस चक्कर में मैं काम के कमेंट्स भी नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि जो सामने आ गया वो आ गया। देखिए एक बार, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे यार, जीवन बना लो फिर
ये सब बातें बाद में किस्सों की तरह दोहराओगे तो समझ में आएगा, बट जीवन खराब करके यही बातें रह जाएंगी, है ना। चलो खैर संडे को करेंगे इस बारे में बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लर्निंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड डैश स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशंस एंड अदर डैश एक्टिविटीज। यानी कि विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य डैश गतिविधियों में भाग लेने से डैश करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे जो हैं गतिविधि में पार्ट लें। तो डिस्करेज क्यों करेंगे आप बच्चे को, तो एनकरेज करना है आपको। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, बच्चे को टीचर शुड एनकरेज यानी प्रोत्साहित करें, जो शिक्षिका हैं, टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशंस, के क्लास में जो भी चर्चा हो उस पर वो भाग लें, एंड अदर कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज या मीनिंगफुल एक्टिविटीज। मीनिंगलेस लिखा हुआ है फिर तो हट ही जाएगा ये। कोलैबोरेटिव, ये काफी मुश्किल क्वेश्चन बन जाता अगर ये यहाँ पे ये लिखा होता आपका मीनिंगफुल, क्योंकि दोनों ही सही हो जाते फिर तो, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव यानी जहां पे बच्चे एक साथ, और वैसे भी डिस्कशन की बात हो रही है तो आंसर कोलैबोरेटिव ही होता, मीनिंगफुल भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव यानी सहयोगात्मक, ठीक, कि मतलब बच्चों को आप एक तो करेंगे प्रोत्साहित कि कोई चर्चा चल रही है, किसी मुद्दे पे बात हो रही है, हाँ ना। अभी क्या चक्कर है, मैं आपको थोड़ा अच्छा टॉपिक दे देती हूँ, जिन लोगों को ऐसे प्यार व्यार में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इंटरेस्ट है, तो ये बेबी बाबू सोना और ये सब करने की जगह पे आप अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने एक आध तो अपने दोस्तों को भी देखा है कि उनको 2-2 साल हो जाते हैं, जिन बातों पे उन्हें बात करनी चाहिए उन बातों पे वो बात नहीं करते, है ना। कि सामने वाले का क्या विचार है, इक्वालिटी है कि नहीं है रिलेशनशिप में, देश दुनिया में क्या चल रहा है ना, और कैसे देखते हैं वो लाइफ को, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या जीवन में करना है, कहाँ से आए हैं, कहाँ पहुंचेंगे। कोई काम की बात नहीं, कोई मीनिंगफुल बात नहीं, बातें क्या करनी है, कब सोए, खाना खाया नहीं खाया, इतने बड़े तो वैसे ही हो गए, बिना खाना खाए आप भी खिलाएंगे खाना, है ना। तो काम की बातें करनी है, मीनिंगफुल बातें करनी है, उसके लिए एनकरेज करना है। हालांकि मैं क्वेश्चन से जोड़ के बता रही थी, कुछ दिमाग से निकल गया मेरे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और फिर बाद में ऐसे लोग सर पकड़ते हैं कि यार ये कौन मिल गया, ठीक। जब तो 3 बार पूछता था या पूछती थी, अब तो मामला खराब हो रहा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार, अगर हम बात करें, कई बार तो आ जाओ इधर आ जाओ, क्या करें। अच्छा बहुत बढ़िया, नवल किशोर सिंह सही है। हाउ डज अ चाइल्ड प्राइमरीली थिंक एंड लर्न, यानी बच्चा जो है वो प्रमुख रूप से कैसे सोचता है और कैसे सीखता है, यानी बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आपको पहचानना है, ठीक है किल्लू, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से, मजा आया। हाँ यही करने तो आप आते हो यहाँ पे, हैं? चलो आ जाओ इधर। देखो एक बार, अगर हम बात करें कि हाउ डज अ चाइल्ड प्राइमरीली थिंक एंड लर्न, यानी कि बच्चा कैसे सोचता है और सीखता है, तो बाय बीइंग अ पैसिव रिसीवर। भाई पैसिव होके कौन सीख सकता है, ये तो निष्क्रिय हो गया कि इनएक्टिव हो गया, बस बैठा रहेगा रोबोट की तरह। तो एक्टिव नहीं है तो कैसे सीखेगा, बच्चा तो एक्टिव होकर सीखता है, सक्रिय होकर एक्टिविटी करके। थ्रू फियर ऑफ पनिशमेंट, अगर डर से सिखाएंगे तो ना तो वो लर्निंग अच्छी होगी और ना ही बच्चे के जीवन में कुछ भी अच्छा होने वाला है डर से या भय से। थ्रू हर ओन एक्टिविटी इन दी वर्ल्ड इंक्लूडिंग सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि वो अपने एक्टिविटीज के थ्रू, यानी संसार में स्वयं क्रियाएं करके सीखता है और सामाजिक अंतः क्रिया से सीखता है, यानी जब वो लोगों से मिलेगा, जुड़ेगा, कुछ सीखेगा, काम करेगा, कोई एक्टिविटी करेगा तो बेहतर सीख पाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। बाय फॉर्मिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस, यानी जो उत्तेजन प्रतिक्रिया, ये तो फिर कंडीशनिंग की बात हो गई, ये अप्रोचेस अब हम नहीं अपनाते। ये पनिशमेंट वाली भी पहले अपनाई जाती थी थॉर्नडाइक के टाइम पे, फिर उन्होंने भी इस चीज को हटा दिया था, ठीक है जी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात कर रहे हैं, Which of the following statements is not correct in the context of alternative conceptions of children? Alternative conception क्या होते हैं कि naive conceptions, यानी अनुभवहीन, जो कई बार बच्चा false conception बना लेता है, उनको alternative या wrong नहीं कहते, उन्हें alternative conception कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और ये जो रो रहे हैं ये लोग कमेंट्स में, भी आप पोल में आंसर करो, इतना मैं बातें कर लेती हूँ, मजा आ ही रहा है तो क्या करें, है ना। जो ये लोग रोते रहते हैं शादी कर ली, कहीं और चली गई, ये करे, पहले नहीं होती ये बातें कि रहोगी साथ के नहीं, या रहोगे कि नहीं रहोगे, हैं बाद में पता लगता है ये। खैर कोई बात नहीं, लगता भी होगा कई बार। सुनने में आ रहा है कि आपकी शादी हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल सेंटी, शादी से ही लाइव कर रही हूँ मैं। आ जाओ इधर, आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत बहुत इंटरेस्ट है मेरी शादी में, ठीक है। चलो देखिए कौन सा है करेक्ट। अब अगर तुमने किसी भी कमेंट पे रोका, है ना,
कोई कमेंट नहीं पढ़ना मुझे, इनको सबको मजाक करना है। चलो इसको चलने दो चैट को। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, यानी वैकल्पिक अवधारणाओं के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, बताइए फटाफट, फटाफट से बताओ। ए ऑप्शन है चिल्ड्रंस कॉन्सेप्शंस आर बेस्ड ऑन देयर सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस, यानी बच्चों के जो ये कॉन्सेप्शंस हैं, जो उनकी अवधारणाएं हैं, वो उनके अनुभव पे बनती हैं। भाई अगर किसी बच्चे ने ये देखा कि मदर डेयरी से अगर दूध आता है, उसने कभी गाय भैंस को देखा ही नहीं, भाई कहीं मत रोको इस चैट को ना, नॉर्मल कंटिन्यू कर दो, ध्यान भटकता है। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन के जो ये कॉन्सेप्शन है, बच्चों के जो कॉन्सेप्शंस हैं, जो संकल्पनाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स उनके बनते हैं, वो उनके अनुभव के आधार पर बनते हैं। अगर किसी बच्चे ने कभी गाय भैंस को देखा ही नहीं, तो उसको लगेगा कि एक तरह से डेयरी से ही दूध आता है, वहीं पे बनता होगा, ठीक है ना। तो ये बात तो सही है। चिल्ड्रन आर बॉर्न टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर ट्राई टू फॉर्मुलेट रीजंस फॉर फिनोमिनन अराउंड देम, यानी बच्चे जो हैं वो दुनिया की समझ बनाने की कोशिश करते हैं खुद से, और उस चक्कर में कई बार धारणाएं उस तरह की बन जाती हैं जो वो आसपास देखते हैं, कई बार वो सही होती हैं, कई बार गलत भी होती हैं। फिर आता है सी ऑप्शन, चिल्ड्रन आर इलॉजिकल। ये नहीं कह सकते हम, बच्चों को खराब नहीं बता सकते आप पूरी पेडागॉजी में कहीं भी। कमी आप में है, आपके सिस्टम में है, बच्चा भगवान का रूप है, बच्चा सीखने के लिए आया है, बच्चे में कमी हम नहीं निकालते, ठीक है। ये पेडागॉजी का रूल नंबर 1 है, या प्रो रूल है, एकदम प्रो टिप कह सकते हैं इसको, ठीक है। चिल्ड्रन आर इलॉजिकल, अनइंटेलिजेंट एंड डू नॉट पोजेस द कैपेसिटी फॉर मीनिंग मेकिंग, यानी बच्चे क्या हैं, तार्किक व बुद्धिमान नहीं होते, ना तो उनमें बुद्धि होती है, ना उनमें तर्क करने की क्षमता होती है, और उनमें अर्थ बनाने की भी क्षमता नहीं होती। ये हम नहीं कह सकते। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, चिल्ड्रन आर क्यूरियस, यानी वो क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं, एंड इनेट एबिलिटी होती है उनमें सीखने की, यानी इनेट एबिलिटी टू लर्न। तो हम बच्चों को ऐसे बेवकूफ नहीं बता सकते कि लॉजिकल हैं, अनइंटेलिजेंट हैं। अपनी एज के अनुसार, अपनी स्टेज के अनुसार वो ज्ञान का निर्माण करते हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, ऐसा प्याजे कहते हैं। तो यही बात गलत है, क्योंकि इसमें पूछा है क्या करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन ही सही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस कॉन्सेप्शंस एंड बिल्ड अपॉन इट, ये बात तो सही है कि भाई आप समझें और फिर उसके ऊपर बाकी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें, बट गलत क्या है, सिर्फ सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, नॉलेज दैट इंडिविजुअल्स हैव अबाउट देयर ओन थिंकिंग एंड हाउ दे देमसेल्व्स लर्न इज कॉल्ड, यानी वह ज्ञान जो व्यक्ति की अपनी सोच के बारे में और अपने खुद के सीखने के बारे में होता है, यानी आप खुद को कैसे देखते हैं, अपनी थिंकिंग को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे आप सीखते हैं, इस बारे में आपको पता होगा ना। कि आप अगर बुक की जगह पिक्चर से देखेंगे तो आप जल्दी सीख लेंगे, ये कैसे पता है आपको, क्योंकि मेटाकॉग्निशन है आप में, सेल्फ अवेयरनेस है आप में, सेल्फ कंट्रोल है आप में, प्लानिंग है, रिव्यूइंग है। तो इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं, अधिसंज्ञान या परासंज्ञान, के आपकी अपने बारे में अवेयरनेस, नॉलेज अबाउट योर ओन थिंकिंग एंड हाउ यू लर्न इज नोन एज मेटाकॉग्निशन, ठीक है। डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है आपकी कि आपको कोई डेफिनेशन याद है, कोई फॉर्मूला याद है। प्रोसीजरल नॉलेज है जब आप उसको प्रोसीजर में डालते हैं, साइकिल कैसे चलाते हैं, ये प्रोसीजरल नॉलेज है कि पहले हैंडल संभालते हैं, ये करते हैं। कॉग्निशन में आपकी वो सारी चीजें आती हैं जो दिमाग से संबंधित हैं, जैसे सोचना, इमेजिन करना, लैंग्वेज हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें। तो अपने थिंकिंग के बारे में अवेयर होना मेटाकॉग्निशन है, या थिंकिंग अबाउट थिंकिंग भी बोल देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, students should be encouraged to set dash goals and adopt a dash view of ability, यानी जो बच्चे हैं वो उनको एनकरेज किया जाना चाहिए किस तरह के गोल्स, यानी किस तरह के उद्देश्य सेट करने के लिए, और किस तरह की चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। जवाब दीजिएगा पोल में फटाफट से, और लाइक शेयर करना आप भूल जाते हैं ये बेबी बाबू के चक्कर में, हैं ये सारे क्वेश्चन का बहुत टाइम आपके पास। केवीएस पीआरटी का न्यू बैच अभी तो ऐसा सच नहीं आएगा, अभी सीटेट के बैच में एडमिशन ओपन है, और आपका ये आएगा पेडागॉजी स्पेशलिस्ट मंथ के लास्ट तक कोशिश करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट मंथ लाएंगे। चलिए आ जाइए फटाफट से, फटाफट बताइए ब्लूम टैक्सोनॉमी का वीडियो कब बनाएंगे। यार ये 2-3 वीडियोस हैं जो पेंडिंग है, मैं बनाती हूँ, चलो एक एक करके। हाँ बिल्कुल सही बात है शोभित, भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं आप लोग, है ना, शर्म करो, कैसे कमेंट करते रहते हो, फालतू कमेंट्स हैं। देखो एक बार किस दिन मैं सीरियस हो गई ना फिर बताऊंगी। चलो एक बार अगर हम बात करें, स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू सेट, किस तरह के गोल, मास्टरी गोल्स, बिल्कुल सही बात है, ईगो वाले तो नहीं कि भाई खुद को ऊपर दिखाना है। मास्टरी ओरिएंटेड, ये बात तो डन हो गई कि मास्टरी ओरिएंटेड यानी पारंगतता हो, जिसमें वो सब मास्टर बन जाए किसी सब्जेक्ट या टॉपिक के, ऐसे गोल्स होने चाहिए, ना कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। एंड अडॉप्ट अ क्या एंटिटी व्यू या फिर इंक्रीमेंटल व्यू अबाउट एबिलिटी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
आप लोग दे भी रहे हैं 49% लोग सिर्फ, कि एक तो महारत उन्मुख होना चाहिए, यानी आप किसी चीज पे महारत हासिल करने या पारंगत बन जाएं, उसमें मास्टर बन जाएं। आपका गोल ये होना चाहिए, ना कि कितने नंबर ले आए, यानी परफॉर्मेंस गोल की जगह क्या होना चाहिए, मास्टरी ओरिएंटेड गोल। दूसरा, ये मानना कि क्षमता यानी जो एबिलिटी है दैट कैन बी इंक्रीज्ड और दिस इज इंक्रीमेंटल, यानी हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं यदि हम खुद पे काम करें, ये आपकी सोच होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल्स, यानी कौन से फैक्टर्स, कौन से तत्व बच्चों के फेल होने में इन्वॉल्व होते हैं स्कूल्स के अंदर, यानी स्कूल में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं, बच्चे फेल क्यों होते हैं, इसका रीजन स्कूल से रिलेटेड बताना है आपको। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और उनमें से किसी को चूज करना है। देखिए, फियर एंड एंग्जाइटी यानी डर और भय की वजह से अगर पूरे टाइम उनके दिमाग में यही रहेगा मुझे फर्स्ट आना है, पास नहीं हुआ तो घर वाले ये कर देंगे, वो नहीं मिलेगा, तो बेसिकली वो असफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप रिजल्ट के बारे में ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। तो अगर डर है आपके अंदर तो दिक्कत है। ये भी सही रीजन है, मतलब हाँ फेलियर का सही रीजन है, तो ये तो सही हो गया। बोर्डम एंड कंफ्यूजन, ये सब नेगेटिव है आपकी लर्निंग के लिए, लेकिन फेलियर का कारण है सारे के सारे। इसको 2 तरह से पूछा जा सकता है कि लर्निंग के लिए नेगेटिव या अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, सारे। और अगर पूछा जाए जैसे इसमें पूछा गया है कि फेलियर के क्या कारण हो सकते हैं, तो सारे। ठीक, रैंडम एंड कंफ्यूजन, बोर्डम एंड कंफ्यूजन, अगर बोर हो जाएंगे और कंफ्यूज रहेंगे, उलझन में रहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। इररेलेवेंट करिकुलम, करिकुलम ही काम का नहीं है, आप पढ़ना चाहिए, आप सीखना चाहिए कुछ और, सिखाया जा रहा है कुछ और। फिर है डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड पेडागोजी, यानी कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है पेडागोजी, मतलब आप समझ ही नहीं पाते, जीवन से जोड़ ही नहीं पाते। चारों बातें गलत हैं और गलत हैं तो इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 11, 4 क्वेश्चन और हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट, कौन सा एक कथन सही नहीं है। नॉट पूछा है, जिन क्वेश्चंस में नॉट पूछा जाता है, जिन क्वेश्चंस में एक्सेप्ट लिखा जाता है, जिन क्वेश्चन में लीस्ट लिखा जाता है, उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ के जवाब देना होता है। ठीक, ऐसे 3 इडियट्स वाले कान खड़े कर लेने होते हैं, ध्यान से आंसर करना होता है। ठीक है, तो कौन सा एक जो है वो कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझना जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ ब्लूम टेक्सोनॉमी भी लिख लेती हूँ मैं कहीं, अगर हाँ लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, तो डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी, जो कि आप लोग कह रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, ये बात हमें पता है कि क्रमबद्ध होता है, स्टेजेस वाइज होगा और व्यवस्थित होगा, एक ऑर्डर में होगा। ऐसा नहीं है कि कल आप उठे और आप 6 फीट के हो गए, आज 4 के थे, है ना, एक क्रम में होगा। ठीक, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ हेरिडिटी या आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। भाई डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट का। ठीक है, यानी आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का गुणनफल है। ऑल स्फीयर्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, बिल्कुल जितने भी प्रकार हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामवेगिक, ये 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के, ये सब आपस में संबंधित होते हैं। अगर दिमाग परेशान होगा तो शरीर भी ठीक से काम नहीं करता कई बार, ये मतलब क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। जिस दिन इमोशनली अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं उस दिन हो सकता है 4 लोगों से मिलने का मन भी ना करे, दैट मीन सोशल, इमोशनल, यानी डेवलपमेंट के सभी प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। फिर है इंडिविजुअल्स डिफर इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की गति व्यक्तिगत होती है, यानी डेवलप रेट अलग हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बी ऑप्शन गलत है कि सिर्फ हेरिडिटी से प्रभावित होता है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके यहाँ सही है। होपफुली आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दिव्या को बहुत इंटरेस्ट है मेरे रिलेशनशिप स्टेटस में। चलो दिव्या आगे बढ़ते हैं। मैंने पूछा आपसे, है दिव्या, मैंने पूछा नहीं पूछा ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आप खुद ही बताते हो, मैं क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर एक्वायरिंग लैंग्वेज, यानी कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है, यानी सेंसिटिव है, या फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हम इसको कह सकते हैं कि सबसे तेजी से भाषा विकास इसी उम्र में होता है, या फिर दूसरा नाम इसका हो सकता है, एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है 100%, अगर सीटेट की बात करें तो क्रिटिकल पीरियड कौन सा है लैंग्वेज को लेकर के, तो आप फटाफट से बताएंगे, है ना। अरे होती तो इतना बोल पाती क्या है? देखो एक बार, बी ऑप्शन 90%, यानी अर्ली चाइल्डहुड, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। 2 से 6 वर्ष आपका
ठीक है, 3 से 6 भी मिल जाएगा कई जगह पे। प्रारंभिक बाल्यावस्था ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। अगर हम बात करें तो नॉम चॉम्स्की भी इसी को वो कहते हैं कि ये क्या सेंसिटिव पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रभावशाली होगा, सबसे तेजी से बच्चा भाषा यही इसी उम्र में सीखेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 13 देखिएगा, डैश एंड डैश आर दी सेकेंडरी एजेंसीज फॉर सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी डैश और डैश जो है वो सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। फैमिली एंड नेबरहुड, रिलीजन एंड पेरेंट्स, स्कूल एंड रिलीजन, फैमिली एंड स्कूल। देखो फैमिली स्कूल एक साथ आ रहे हैं तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि फैमिली जहां आ गई वो हो गया प्राइमरी, ठीक, पेरेंट्स आ गए तो अगेन प्राइमरी हो गया। सिंपल बच्चा, स्कूल और रिलीजन क्या है, सेकेंडरी है, द्वितीयक है, क्योंकि फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं हो सकती। फैमिली प्राथमिक कारक है, फैमिली प्राइमरी कारक है अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, उसकी सोशलाइजेशन की, और स्कूल क्या है, सेकेंडरी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। जीन पियाजे के बारे में बात हो रही है, आसान क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंजर्वेशन यानी संरक्षण इज अचीव्ड बाय द चाइल्ड इन, यानी संरक्षण किस अवस्था में प्राप्त होता है। जिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि थियरीज कहां से पढ़े, मैंने लेट्स लर्न पे है यूट्यूब पे डाली हुई है। अगर आप पियाजे बाय हिमांशु सिंह, पियाजे थियरी बाय हिमांशु सिंह लिखेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, तो आपके सामने आ जाएगी। और मैराथन वगैरह भी देख सकते हैं अगर बिल्कुल नए हैं पेडागोजी को लेकर के, ठीक है। तो सेंसरी मोटर में तो भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक स्टेज है आपकी, फॉर्मल में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। सीसीएस यूनिवर्सिटी नहीं, क्या है, कॉन्क्रीट कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये 3 गुण आपके मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष की उम्र में आते हैं पियाजे की स्टेज में। संरक्षण क्या है कि बच्चा ये समझने लग जाएगा कि क्वांटिटी या क्वांटिटी शेप और साइज के चेंज होने से क्वांटिटी सेम रहती है, यानी अगर 100 ml पानी है, 200 ml पानी है, तो चाहे मैं इस मग में डालूं, किसी और शेप में डालूं, वो 200 ml ही रहेगा, यानी क्वांटिटी यानी वॉल्यूम सेम रहता है, चाहे हम आकार बदल दें, चाहे हम प्रकार बदल दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन सही था। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है उनको क्या नहीं कराना चाहिए टीचर्स को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वही इसका सही जवाब दे पाएगा, है ना। फटाफट से बताइएगा, और लाइक शेयर करना भूल गए हो तो वो भी कर दीजिएगा, कोई भी विचार हो कमेंट में बता दीजिएगा। आखिरी सवाल है आज का, आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं। सैटरडे को आपकी क्लास ये वाली नहीं होती है पढ़ाई वाली, बट मैं कोशिश करूंगी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए कल आ जाए, जो आपका बहुत ज्यादा क्वेरी है वैकेंसी वगैरह को लेकर के। बहुत सही बात गिल्लू, चलिए आ जाओ। मतलब आप लोग ना अपने आप में सेल्फ एंटरटेनिंग हैं, खुद को एंटरटेन करते रहते हैं कमेंट कर करके, हैं। बताओ फटाफट से। देखो जनरली हम क्या करते हैं, कल कोई कह रहा था कि बाकी जगह पे ना उतना एक्सप्लेनेशन नहीं होता, यहाँ थोड़ा टाइम लगता है। तो 20 क्वेश्चन अगर हैं तो लगभग 40 मिनट मैं कोशिश करती हूँ कि लेने की, कि एक क्वेश्चन पे 2 मिनट हम कम से कम लगाएं डिस्कशन में, और थोड़ी बहुत बातें भी करें, इतनी देर में आप पोल भी ले लें। तो ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज्यादा समय व्यर्थ कर रहे हैं, और एक प्रॉपर डिस्कशन भी हो जाता है ना। तो जरूरी है क्वालिटी टाइम, है ना। रील्स में तो पता नहीं कितना टाइम लगा देते हो आप लोग, तो यहाँ तो फिर भी पढ़ाई की बात हो रही है, थोड़ी बहुत मजाक की, वो जरूरी है ना। अगर वो एंजॉयबल नहीं होगी लर्निंग तो मजा कैसे आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, तो ये है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं इसको। इसमें किस तरह से शिक्षक को नहीं पढ़ाना चाहिए, गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लासिफिकेशन, बिल्कुल ये तो आ ही जाएगा, वर्गीकरण। अभी सीसीएस बताया था मैंने, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में सीसीएस आ जाएगा, यानी क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन, ठीक है। गिव प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन, भाई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम अगर दोगे तो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमूर्तता कब आएगी, अमूर्तता आएगी इस स्टेज के बाद, क्योंकि ये तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना। कॉन्क्रीट मतलब जिन चीजों को टच और फील किया जा सके, टेंजिबल चीजें। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जो आपके दिमाग में आइडियाज हैं, है ना। तो ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, वो आप फॉर्मल ऑपरेशनल में दीजिए, वो आप 11 साल के बाद दीजिए, 7 से 11 में नहीं, ठीक। गिव सीरिएशन टास्क, ये तो सही है। कॉन्क्रीट रिसोर्सेज जिनको टच फील करके खेला जा सके, समझा जा सके, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं देने चाहिए जिनमें अमूर्तता हो।